हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मेरी गूंगी और विधवा ननद। शल्ला को दोपहर के खाने पर आवाज़ देने के बाद मुझे याद आया कि वह अब हमारे बीच नहीं रही। मेरे मन में जब मैं शादी होकर 50 साल पहले इस घर में आई थी, वो सारी बातें फ्लैशबैक की तरह चलने लगी। धीरे धीरे मैं घर के सभी सदस्यों को जानने लगी थी। गूंगी शल्ला मेरी छोटी ननद थी। उसे पहली बार देखने पर लगा कि भगवान ने इससे ज़्यादा अन्याय शायद ही किसी पर किया हो। ऐसा इसलिए कि वो बेहद खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी। जब तक पता न चले कि वो बोल नहीं पाती तो ऐसा लगता काश या सर्वगुण संपन्न लड़की मेरे घर की बहू बने। गोरा रंग, औसत ऊंचाई, छरहरा बदन, तराशी हुए नैन नक्श, कुल मिलाकर इतनी खूबसूरत कि जो एक बार देखे वो उसे पलटकर जरूर देखता। हर काम सलीके से करने की उसकी आदत, चाहे वो बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा या कपड़े धोना, बचे कपड़ों की कर्तनों से भगवान का आसन या भगवान के कपड़े बनाना, पुराने बोरे से मटकी के कवर या उसमें रंगीन ऊन मिलाकर मेज कवर, अगहन के महीने में चावल आटे की ऐसी रंगोली कि अच्छे अच्छे देखते रह जाएं। कुल मिला के एक कुशल लड़की के सभी हुनर थे उसमें। ससुराल आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर उसके पास जाने का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ती थी। उससे बात करने का बड़ा मन करता था, लेकिन उसके इशारे मुझे समझ में नहीं आते थे। वक्त के साथ धीरे धीरे मैं उसकी भाभी कम, सहेली ज़्यादा बन गई और उसके इशारों की बातें जो घर वाले न समझे उसे मैं समझने लगी। तब मुझे उसके जीवन का वो अध्याय पता चला जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अपना नाम स्लेट पर उसने लिखा सल्ला। घर में बहुत कम उसे उसके नाम से बोला जाता था, उसे सब गूंगी ही कहते थे। सल्ला महज 14 वर्ष की थी तो मेरे जमींदार ससुर ने एक समान घर में उसकी शादी बड़े धूमधाम से की। उन्हें पता था समकक्ष घर में गूंगेपन के कारण उसकी शादी कर पाना बहुत मुश्किल है। उसका गूंगापन वह एक कमी थी जो उसके सारे खूबियों को छिपा देती थी। कम उम्र की शादी थी, इसलिए गौना शादी के 2 साल बाद होना तय हुआ। चूँकि नंदोई पास के ही गांव से थे, इसलिए कभी कभी दोनों का मिलना हो जाता था। गौना होने के 1 माह पूर्व ही नंदोई जी की मृत्यु उल्टी दस्त में हो गई। सल्ला तो बावरी सी हो गई, उसके साथ जान देने को तैयार थी, लेकिन घर वालों के प्यार और जिद ने उसे बचा लिया। सल्ला पहले बड़ी भाभी के यहाँ रही। भाभी के सारे काम में हाथ बटाती, या कह सकते हैं कि घर का सारा काम वही करती थी। लेकिन जब बड़ी भाभी के अपने बच्चे जवान हुए तो उनका व्यवहार सल्ला के प्रति बदलने लगा और एक दिन ससुर जी से स्पष्ट बोली, पिताजी, अब सल्ला को छोटे भाई बहनों के पास रहना चाहिए। हमारे यहाँ साल में 1-2 माह के लिए रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। समय का पहिया तो सारे गम भुला देता है। सल्ला भी अब समान हो गई थी। पिताजी पुनः उसे गांव ले आए। कभी उसके ब्याह की बात सोचते, लेकिन 20 के दशक में विधवा विवाह, वो भी गूंगी लड़की का नामुमकिन सी बात थी। मझले भाई भाभी के साथ सल्ला गांव में रहने लगी। इस समय तक स्थितियां समान थी। सभी भाई बहन सल्ला को 1-2 माह के लिए अपने घर ले जाते, लेकिन ज़्यादा समय गांव में ही रहती थी। मेरी बड़ी ननद का बच्चा होने वाला था। सल्ला को बच्चे व घर के देखभाल के लिए ले गए। बड़ी ननद अस्पताल से घर आ गई। जुड़वा बच्चों को जन्म देने के कारण माँ और बच्चे दोनों कमज़ोर थे, इसलिए नंदोई जी ने सल्ला को कुछ दिन और छोड़ने को आग्रह किया। सल्ला रुक तो गई, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। सल्ला और नंदोई जी के बीच संबंध बन गए। शायद सल्ला ने मना भी किया हो, लेकिन वह ठहरी गूंगी, चीख चिल्ला भी नहीं सकती थी। बहन से यह बात इसलिए नहीं कही होगी कि उसे बुरा न लगे, लेकिन स्वस्थ होने पर जब बहन अपने कमरे से निकलने लगी तो एक नारी होने के नाते उसने भाप लिया कि सल्ला और उसके पति के बीच सब कुछ समान नहीं है, पर कहें तो किसे। गूंगी बहन के चेहरे में एक चमक सी थी। रिश्ते के बंधन के अलावा नारित्व का यह सुख उसे शायद पहली बार प्राप्त हुआ।
बड़ी बहन अपने पति की कमजोरी से शायद पहले से ही वाकिफ थी। मन तो किया कि सल्ला का हाथ पकड़कर घर से निकाल दे या पति से कहे, इतनी बड़ी दुनिया में क्या मेरी ही बहन मिली। एक बार उसकी बेबसी पर भी तरस नहीं आया, लेकिन बहन के लिए उसने इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार कर लिया। उसे लग रहा था कि शल्ला की दूसरी शादी तो नहीं हो सकती। अगर उसे थोड़ा सुख मिल रहा है तो मुझे इस स्थिति से समझौता कर लेना चाहिए। शायद त्याग के साथ एक कारण यह था कि 3 छोटे बच्चों की देखरेख और घर का सारा काम शल्ला बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वक्त निकलते गया और शादी होकर मेरे आने के बाद ये सारी बातें मुझे लगभग 1 साल बाद पता चली। पर शल्ला से मेरा एक अलग लगाव था। कारण मुझे नहीं पता, लेकिन लगता दुनिया की सारी खुशियाँ मैं उसकी झोली में डाल दूँ। शादी के बाद 4 साल में मेरी भी 2 लड़कियाँ हुई। मैं साल भर में 5-6 माह के लिए शल्ला को अपने पास ले आती थी। 40 वर्ष की उम्र में भी वह कभी खुश होती तो उसके चेहरे पर खुशी के साथ वो मासूमियत दिखती जो 4 साल के बच्चे को मनचाहा खिलौना मिलने पर मिलती है। और जब वह नाराज़ होती तो बहुत चिल्लाती थी अपने अलग ही आवाज़ में। सब बहुत नाराज़ होते, पर मुझे लगता शायद बेबसी के कारण उसका गुस्सा सामान से थोड़ा ज़्यादा होता था और इसलिए उसकी नाराज़गी पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। पूरे घर में शायद मैं और मेरी दोनों लड़कियां थीं जो गुस्सा होने पर शल्ला को मनाती थी। परिवार के अन्य सदस्य जब शल्ला का नाम ना लेकर उसे गूंगी कहकर बुलाते थे, ऐसे में शल्ला की भावना को समझ पाए सोचना भी व्यर्थ था। वक्त के साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़ी ननंद के 3 लड़कों की शादी हो गई। मेरी बड़ी लड़की भी ससुराल चली गई। शल्ला अब ज़्यादा समय हमारे ही साथ रहती। लड़कों की शादी के बाद बहन के घर आना उसने खुद धीरे धीरे बंद कर दिया। मेरी छोटी बेटी की भी शादी तय हो गई। वह अपनी शल्ला बुआ से छेड़छाड़ भी करती थी और प्यार भी। शल्ला भी उसे बहुत प्यार करती थी। शल्ला अब 55 पार हो गई थी। भाई बहन के नाम पर अब शल्ला और मेरे पति ही रह गए थे। दूसरे भाभियाँ या बहनों के यहाँ शल्ला का जाना लगभग बंद ही हो गया। बहुएं तो नहीं चाहती थी कि शल्ला उनके यहाँ जाए। शल्ला का मन भाई बहन के बच्चों के घर जाने और 1-2 रात रहने का करता था। बचपन से सबको खिलाई थी, इसलिए सबसे उसे बहुत प्रेम था। लेकिन वो झूठे मुंह भी शल्ला को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। सभी के व्यवहार से दुखी शल्ला समझ गई थी मेरे घर के अलावा कोई ऐसा घर नहीं जहाँ वो 2 दिन भी वह रह सके। लेकिन वो भी तो इंसान थी। चिड़िया भी दिन भर दाना तिनका इकट्ठा कर घर लौटती है। वैसे ही शल्ला का भी मन करता कभी 2-4 दिन के लिए गांव वाले घर जाए। न जा पाने का गुब्बार मेरे पर निकलता। धीरे धीरे उसने स्थिति से समझौता कर लिया। अचानक दिन ब दिन वह कमज़ोर होते जा रही थी। खाना भी कम हो रहा था। कभी कभी दर्द से कहराती। पूछने पर कहती पेट में दर्द होता है, लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होती। दोनों बेटियां होली के समय मायके आई तो बोली, माँ बुआ के पास से बदबू आने लगा है। छोटी ने तो डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे बहुत मनाया, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। 2-4 दिन रुककर दोनों अपने घर चली गई। फिर मैं शल्ला और उसके भैया। शल्ला कभी दर्द में कहराती, कभी चीखती चिल्लाती, पर हम लोगों की कोई मदद नहीं लेती। धीरे धीरे खाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। सिर्फ पानी और 1-आध बार दूध पीती। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कमरे में ही सवेरे से नहा धोकर एक जग में पानी रखा लेती, जिसे दिन भर पीती थी, और रात में दूध। एक दिन सवेरे जब मैं उसके कमरे में पानी रखने गई तो इशारे से बोली, छोटी को बुला लेना। मुझे लगा ऐसे ही कह रही होंगी। उस दिन दोनों बेटियों से फ़ोन पर मेरी बात नहीं हुई, अन्यथा दोनों रोज़ बुआ की तबीयत ज़रूर पूछती थी। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बीच बीच में उसके कमरे में जाकर देखती थी। आज शल्ला ना कहरा रही थी ना चिल्ला रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी, जैसे किसी से कोई गिला शिकवा ना हो। मुझे प्रणाम कर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी
और तुलसी दल मुंह में डालने बोली। अपने भाई को प्रणाम कर उसने माफ़ी मांगी तथा गंगा जल की कुछ बूंदें हम उसके मुंह में डाल पाए थे कि उसका हाथ जो मेरे हाथ में था सहसा पकड़ ढीला होकर गिर गया। सल्ला आज हम सब से दूर चली गई थी। आई तब से गूंगी सुनने की इतनी आदत हो गई थी। आज पूरे घर में गूंगेपन का एहसास हो रहा था। लग रहा था जिसे सब गूंगी कहते थे कितनी शांति से चली गई। शायद कोई मुंह वाला होता तो कितना चिल्लाता। ऐसी तकलीफ को उसने कैसे सहन किया। आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। घर में ऐसी शांति थी कि लग रहा था हम सब गूंगे हो गए हैं। सारे क्रियाक्रम हो गए। कुछ रिश्तेदारों ने तो घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाए, उल्टा मुझे कह रहे थे, अच्छा है तुमने भी उस गूंगी की सेवा से मुक्ति पाई। क्या पता डॉक्टर के यहाँ जाती और कितने दिन जीती। उसके तो न पति न बच्चे, जिसके जाने का उसे गम हो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा है अपने जीत में रही पर कोई इलाज न करवाया। उससे तुम्हारा बोझ हल्का हो गया। रिश्ते को बदलते देखकर लग रहा था कि गूंगी तो उन सब से बहुत अच्छी थी। ये मुंह वालों की ऐसी चुभने वाली बातों को सुनकर लग रहा था कि काश भगवान इन्हें गूंगा कर दे या मुझे बहरा। मेरे घर में रह गई तो कभी न भर पाने वाली सल्ला गूंगे की कमी।